नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पे चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको बिहार से संबंधित जो आर्थिक सर्वेक्षण आए हैं वहाँ पे आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उससे संबंधित सारे फैक्ट पे हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आपको यहाँ पे सेक्टर आधारित आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे ताकि आपको बिहार से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप 69वीं बीपीएससी को लेकर के आप ध्यान में रख करके तैयारी कर रहे हो, या फिर 68वीं बीपीएससी के मेंस के बारे में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप 67वीं बीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की। इसके अंतर्गत जो सारी चीज़ें दी गई है तो हम अध्यायवार सारी चीज़ों को एक एक करके एक एक फैक्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला जो अध्याय दिया हुआ है दोस्तों वो है बिहार की अर्थव्यवस्था। उसके बारे में जो है एक प्रॉपर अवलोकन किया गया है। तो कहा जाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में जोरदार वापसी की। ठीक है, त्वरित अनुमान के अनुसार स्थिर मूल्य पर सकल राज घरेलू उत्पाद की अगर बात किया जाए तो 2020-21 के -3.2% की तुलना में 10.98% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न आपसे आयोग पूछती है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। अगर आप बैठते हैं प्रीलिम्स में तो स्टेटमेंट या फिर ये फैक्ट उठा करके आपसे ये आपके फैक्ट 10.98% आपको ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर ये भी आपको याद रखना है 8.68%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बिहार देश का अपेक्षाकृत कम आय वाला क्या है, राज्य है। अपेक्षाकृत कहा जाता है कि त्वरित अनुमान के अनुसार बात करें तो कहा जाता है 2021-22 में राज्य का सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, कितना, तो यह है 6,75,448 करोड़ रुपया है। और 2011-12 से अगर हम बात करें, कहा जाता है 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रुपया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि 2021-22 में राज्य का निवल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना, 6,14,431 करोड़ रुपया और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रुपया था। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सकल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, 54,383 रुपया और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपया। ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी का पेपर उठाइए जो री एग्जामिनेशन हुए हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो फैक्ट दिया हुआ वहां से प्रश्न नहीं आते हैं। बिल्कुल यही फैक्ट आपको आयोग उठा करके पूछेगी आपसे। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को आपको जो है ना ये सारांश से पूरे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का ये मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा सारांश है। ठीक है, तो इसे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी स्थिति में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसलिए जो है ना चीज़ों को एक एक करके एक एक फैक्ट को चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात यहीं पे करें दोस्तों तो कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, ये प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सकल राज घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले दो उप क्षेत्र कौन कौन, पशुधन और मत्स्याखेट या जल कृषि है। ठीक है, जिनकी वृद्धि दरें 2017-18 और 2021-22 के बीच क्रमशः 9.5% और 6.7% रही है। ठीक है, यहीं पे कहा जाता है कि हालांकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में भी 9.0% की क्या हुई है, उच्च वृद्धि देखी गई है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। यह तो प्राथमिक क्षेत्र का था। अगर हम बात करें यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र की तो कहा जाता है कि द्वितीयक क्षेत्र में विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाएं में 2017-18 और 2021-22 के बीच 14.5% की उच्च वृद्धि दर से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात किया जाए कि 2017-18 और 2021-22 के बीच तृतीय क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र जो हैं वह हैं वायु परिवहन 10.5%, भंडारण 21.3%, वित्तीय सेवाएं 12.6%, लोक प्रशासन 9.3% थे। ठीक है, आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्र 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हाँ आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहीं पे तो कहा जाता है कि सकल राज घरेलू उत्पाद में प्रमुख क्षेत्रों के हिस्से के लिहाज से देखें तो 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 के 21.4% से थोड़ा सा घट करके, देखिए घट करके यहाँ पे कहा जा रहा है 21.2% रह गया है। यानी 2021-22 से बात किया जाए, ठीक है, 21-22
में 2020-21 से तुलना किया जाए तो थोड़ा सा घट गया है 21-22 में 21.4 से घट करके कितना हो गया है 21.2% रह गया है। वहीं ये प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जा रहा है। अगर द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि थोड़ी गिरावट आई है, ठीक है। और 2020-21 में 19.3% से लेकर के 2021-22 में 18.1% रह गया है। इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो कहा जाता है कि 2020-21 और 2021-22 के बीच तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सा रहा है 59.3% से देखिए बढ़ गया है और बढ़ करके कितना हो गया है 60.7%। यानी कहा जा रहा है कि बढ़ करके कितना हो गया है तो 60.7% जो है हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में देखिए वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में 3 सबसे समृद्ध जो जिला है वो कौन है तो वो है पटना। प्रति व्यक्ति जो आय है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिसाब से, ठीक है, कहा जाता है कि पटना सबसे ज़्यादा समृद्ध जिला है और उसके अंतर्गत जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,55,239 रुपया है। दूसरे नंबर पर बेगूसराय आता है और तीसरे नंबर पर है मुंगेर आता है, ठीक है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। 67वीं बीपीएससी का पेपर उठाइए, प्रश्न देखने को मिलेगा। जो सबसे गरीब जिला हैं, 3 जो गरीब जिला हैं, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो शिवहर, ठीक है, 18,692 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। दूसरे नंबर पे अररिया 19,527 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। सीतामढ़ी की अगर हम बात करें तो 20,631 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। तो ये आपको याद रखना है। आरोही क्रम अवरोही क्रम में पूछता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए और इसको क्रम में बना लीजिए, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है राजकीय वित्त व्यवस्था, ठीक है। इसके अंतर्गत हम अगर बात करें दोस्तों तो कहा जाता है आर्थिक रूप से वापसी करने के कारण राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति 2021-22 में मजबूत हुई है। जैसे राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 2021-22 में काफ़ी बढ़ी। राज्य सरकार ने अपनी बढ़ी राजस्व प्राप्ति का उपयोग, देखिए उपयोग व्यय के बढ़े स्तर को समर्थन देने और राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा दोनों में कमी लाने के लिए किया है उसका इस्तेमाल, ठीक है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का कुल व्यय, देखिए राज्य सरकार का कुल व्यय जो था वो 1.93 लाख करोड़ रुपया था, इससे देखिए इसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपया जो है यानी टोटल का 82.4% राजस्व व्यय था और 0.34 करोड़ रुपया यानी 17.6% जो रुपया था वो पूंजीगत जो है व्यय था, ठीक है। ये भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में सामान्य सेवाओं पर राज्य सरकार का व्यय 48,939 करोड़ रुपया था। इसमें से 13,822 करोड़ रुपया यानी 28.2% ब्याज का भुगतान था, ठीक है, ब्याज भुगतान था। वहीं सामाजिक सेवाओं पर व्यय 76,115 करोड़ रुपया तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय 34,166 करोड़ रुपया था, ठीक है। राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना ध्यान बनाए रखा, जो गत वर्ष से 29.4% बढ़ करके 2021-22 में 33,903 करोड़ रुपया हो गया है। यह फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व लेखे में, ठीक है, प्राप्ति 23.9% बढ़ करके 1,58,797 करोड़ रुपया हो गई, जबकि इस लेखे में व्यय 14.1% बढ़ा और 1,59,220 करोड़ रुपया हो गया। इसके चलते राज्य सरकार अपना राजस्व घाटा 96.3% घटाकर 2020-21 के 11,325 करोड़ रुपये से महज 422 करोड़ रुपये तक लाने में क्या रही है दोस्तों, सफल रही है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि राज्य सरकार ने 2021-22 में अपने स्रोतों से, देखिए अपने स्रोतों से 38,839 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहित किया। इसमें से करों से संग्रहित राजस्व जो थे वो 34,855 करोड़ रुपया यानी 89.7% था और करेतर राजस्व 3,984 करोड़ रुपया 10.3% था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को होने वाला सकल वित्तीय अंतरण 1,29,486 करोड़ रुपये था। इसमें से 91,353 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के बतौर प्राप्त हुए। केंद्र सरकार से राज्य को प्राप्त सहायता अनुदान 28,606 करोड़ रुपया था, जबकि 8,527 करोड़ रुपया ऋण के बतौर जो है प्राप्त हुए थे, ठीक है।
ऋण के तौर पर प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में आए तो कहा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 में देखिए राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा, ये याद रखना है, 2020-21 के 17,344 करोड़ रुपये से घट करके 11,729 करोड़ रुपया रह गया। इसी प्रकार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा 2020-21 में 29,828 करोड़ रुपया था, जो 2021-22 में 25,551 करोड़ रुपया रह गया है। अगर कहा जाए घाटे में यह कमी महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत देती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जो बात करें तो कहा जाता है वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार का सकल ऋण ग्रहण 40,445 करोड़ रुपया था। वहीं 2021-22 के अंत में राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण कितना रह गया है? ठीक है, तो 2,57,510 करोड़ रुपया था। उस वर्ष राज्य सरकार द्वारा ब्याज भुगतान 13,822 करोड़ रुपया और पूंजीगत अदायगी 8,746 करोड़ रुपया थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में देख लिए कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तीसरा जो अध्याय है उस पर अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि अपनी प्रचुर अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों के कारण कृषि का विकास बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गत 5 वर्षों में 2017-18 से 21-22 की बात करें तो कहा जाता है इस दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% थी। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला। ठीक है, कहा जाता है कि कुल मिलाकर के 2020-21 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में इस क्षेत्र का 20% हिस्सा था। वर्ष 2021-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार था: फसल क्षेत्र 11.1%, पशुधन 6.6%, मत्स्याखेट एवं जल कृषि 1.8%। ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि वर्ष 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र देखिए 50.5%, 50.5%। ठीक है, इतना था, जबकि फसल संघनता जो है 1.44 थी। ठीक है, वहीं बात करें 2021-22 में तो राज्य में कुल 181.0 लाख टन अनाजों का उत्पादन हुआ। गन्ना विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में 2021-22 में कुल 119.77 लाख टन ईख का उत्पादन हुआ, जबकि उत्पादकता 49.70 टन प्रति हेक्टेयर थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, देखिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन कर रही है। ये आपको ये नीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहा जाता है कि इसमें कृषि आधारित नए उद्योगों की स्थापना, मौजूद इकाइयों की क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को 15% और कृषि उत्पादक कंपनियों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। किसके अंतर्गत? बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है इस पहल के लिए चिन्हित 7 केंद्रित उत्पाद कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो मखाना है, फल है, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय है। ये भी आपको 7 जो हैं केंद्रित उत्पाद हैं, ये आपको याद रखना है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के जरिए मक्का और धान के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत कुल 142.27 लाख रुपये की व्यय से एक नई योजना शुरू की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अमाउंट याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जैविक एवं टिकाऊ खेती राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये भी आपको याद रखना है। इसलिए जैविक कॉरिडोर योजना, देखिए जैविक कॉरिडोर योजना 2022-25 के तहत और भी 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं। कहा जाता है कि किसानों को सामान्य सुविधा केंद्र के लिहाज से अधिसंरचना सहायता दी जा रही है और लॉजिस्टिक सहयोग के रूप में तापरोधी रेफर वैन, स्मार्ट जैविक मंडी, पथ विक्रय मंडियों में जगह आवंटित करने में कृषक उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता, जैविक मूल्य श्रृंखला का विकास आदि उपलब्ध कराई जा रही है। और वर्ष 2021-22 तक लगभग 17,534 भूखंड प्रमाणन के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है अध्यायवार। ठीक है, उससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहा है हमारा 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि वर्ष 2021-22 में सिंचाई विकास का कुल व्यय 2,670.49 करोड़ रुपया था। जल संसाधन विभाग द्वारा बृहत एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं के तहत मार्च 2022 तक लगभग
37.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा सृजित की गई थी। 405.66 करोड़ रुपये के व्यय से कमला नदी पर बराज का निर्माण प्रगति पर है, ये आपको ध्यान रखना है, और उसे मार्च 2023 तक पूरा हो जाने का अनुमान है, यह लक्ष्य याद आपको रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि वर्तमान कृषि कमांड क्षेत्र जो है 28,384 हेक्टेयर है, जो इस बराज से 1,175 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जुड़ जाने के बाद कुल जो है कृषि कमांड क्षेत्र 29,559 हेक्टेयर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है अध्याय 4 उद्यम क्षेत्र। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो वर्ष 2018-19 से 2019-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ कितना बढ़ी है, ये आपको याद रखना है, 0.3% बढ़ी, लेकिन कार्यशील पूंजी 51% बढ़ गई। कहा जाता है कि 2019-20 में बिहार में शुद्ध मूल्यवर्धन में 2018-19 से 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई थी, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर इसमें 4.8% की कमी आई थी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार में कुल चीनी उत्पादन, देखिए बिहार में कुल चीनी उत्पादन जो है 45.6 लाख क्विंटल था, और चीनी प्राप्ति की दर 9.6% थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है उप उत्पादों खासकर ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का उत्पादन हाल के वर्षों में बढ़ा है। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 2021-22 में 470,000 प्रतिदिन थी, जो 2020-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी। ठीक है, विद्युत उत्पादन के मामले में 2021-22 में 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कॉम्फेड ने अपने नेटवर्क का क्या किया है, सफलतापूर्वक विस्तार किया है, और नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए वह अधिक लोगों को सफलतापूर्वक आकर्षित कर भी रहा है। ठीक है, कहा जाता है कि उसने अपने उत्पादों में विविधता लाई है और राज्य के विभिन्न भागों में काम कर रही है, और अपनी खुदरा दुकानों के जरिए उनकी बिक्री की है। दूध, घी, लस्सी, पनीर, दही और आइसक्रीम की बिक्री में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि राज्य सरकार ने बुनकरों की संख्या और क्षेत्रगत मूल्य श्रृंखला के अतिरिक्त काम में लाने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 सूत्रबद्ध की गई है, ताकि बिहार देश में वस्त्र और पोशाकों के उत्पादन की महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। राज्य सरकार विद्युत सब्सिडी और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के योजनाओं के जरिए बुनकरों को लगातार सहायता देती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इस नीति के तहत राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपया निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं, ये आपको फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है अभी बिहार में 398 इकाइयाँ काम कर रही हैं, और इन कार्यशील इकाइयों में 3.39 हजार करोड़ रुपया निवेशित है। उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत 6 वर्षों में 532.46 करोड़ रुपया विमुक्त किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निवेश की सर्वाधिक रकम 1,395.65 करोड़ रुपया खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आई है, और जिसका राज्य के कुल निवेश में 41% हिस्सा है। ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, सर्वाधिक जो निवेश की सर्वाधिक रकम जो है किस क्षेत्र के आया है, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में आई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत राज्य के कुल निवेश में कितना प्रतिशत का हिस्सा है, 41%, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि वर्ष 2021-22 में राज्य विभिन्न आकार की कुल 97 परियोजनाओं को आकर्षित कर सका, जबकि 2020-21 में इनकी संख्या थी वो 71 थी। वर्ष 2021-22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई थी, जो 20-21 में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या की दुगनी से अधिक है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश की रकम 135% वृद्धि हुई है, और रोजगार 107% बढ़ा है, ये आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है। ठीक है, बृहद इकाइयों की संख्या भी 2020-21 के 3 से बढ़कर के 2021-22 में 11 हो गई। उन उद्यमों में निवेश की रकम 131% बढ़ी, वहीं बृहद उद्यमों में रोजगार में 187% की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है यहाँ पे कि राज्य सरकार ने आच्छादन का विस्तार और उसकी प्रभाविता सुनिश्चित करके बिहार स्टार्टअप नीति 2022
घोषित की है। 12 जनवरी 2022 तक स्टार्टअप के 273 आवेदन वित्त पोषण के योग्य पाए गए थे। राज्य सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 4.01 करोड़ रुपया व्यय किए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि आबादी के विभिन्न वंचित समूहों के बीच उद्यमिता या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अभी मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 तक 857.77 करोड़ रुपया व्यय किए हैं, खर्च किए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि बिहार में धार्मिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जल यात्रा और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। पर्यटन पर व्यय बढ़ा है और 2020-21 के 70.2 करोड़ रुपया से बढ़ करके 2021-22 में 146.90 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राज्य में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों, ये है श्रम, रोजगार तथा कौशल। ठीक है, श्रम, रोजगार तथा कौशल। कहा जाता है कि ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 77.9% था। कहा जाता है वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार और संपूर्ण भारत का फासला महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात की अपेक्षा पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात के मामले में कम था। ठीक है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, खासकर महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक सकारात्मक कार्रवाइयाँ की हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपया है। इससे दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। ये आपको याद रखना है, लैंगिक अंतराल की बात की जा रही है। संपूर्ण भारत के स्तर पर यह अंतराल और भी अधिक 36% है। ठीक है, 36%, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो कहा जाता है कि वर्ष 2021-22 में बिहार में पासपोर्ट के लिए आवेदनों की कुल संख्या 310.9 हज़ार थी, जो महामारी शुरू होने से पहले वर्ष 2018-19 के लगभग बराबर थी। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और तेज हो गई है। वर्ष 2016 में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में औसतन 45 दिन लगते थे, जो 2021 में घट करके 11 दिन रह गया है। ठीक है, कहा जाता है बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में लगे कामगार विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों के पात्र हैं। वर्ष 2021-22 में सभी प्रकार के हादसों के मामले में लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है और इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जो रकम है वो भी बढ़ाई गई है, जो 2020-21 के 2.36 करोड़ से 2021-22 में 3.25 करोड़ रुपया हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार आरक्षी अधीनस्थ सेवा आयोग ने 2791 पद विज्ञापित किए थे, जिनमें से 2782 पदों पर 2021-22 में नियुक्ति हो गई है। वर्ष 2022-23 में 2256 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिए गए थे, जिसमें से वन क्षेत्र अधिकारी के एक पद को छोड़कर सभी पद भर दिए गए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने इन्हें 35% की क्षैतिज आरक्षण दिया है। इस सकारात्मक कार्रवाई के कारण बिहार पुलिस में 28,994 महिलाएं नियोजित हैं, जो राज्य में कुल पुलिस बल का लगभग देखिए 24.3% है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृति कार्यों के लिए स्वरोजगार देने वाले ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों रुशेटी को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीण युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए ऋण सहायता भी मिलती है। इन संस्थानों के जरिए अभी तक कुल 2.54 लाख प्रत्याशी प्रशिक्षित हुए हैं और सितंबर 2022 तक उनमें से 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं। वर्ष 2021-22 में 21.3 हज़ार प्रत्याशियों के प्रशिक्षण के लिए 700 दक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत 68 परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों के 77 प्रशिक्षण केंद्रों ने ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति की सुविधाएं
प्रदान की है। विभिन्न कार्यों में कुल मिलाकर के 71.6 हजार प्रत्याशी प्रशिक्षित हुए, जिनमें 46.2 हजार को विभिन्न संस्थानों में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रोजगार श्रम से संबंधित जो मैटर था उस पर हमने बात किया। अब कहा जा रहा है भौतिक अधिसंरचना। ठीक है, भौतिक अधिसंरचना की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि राज्य सरकारों के अनेक प्रयासों के कारण बिहार ने कोविड-19 के बाद तेजी से वापसी की है और वर्ष 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में 20.4% की देश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पे कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्ष 2021-22 में वायु परिवहन में 54.4%, परिवहन सदृश सेवाओं में 33.5% और पथ परिवहन में 31.8% सकल राज्यगत मूल्यवर्धन बढ़ा, जो उनके द्वारा दर्ज अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 में बिहार में कुल पथ घनत्व, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में 65वीं 66वीं का पेपर उठा करके देखिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 में बिहार में कुल पथ घनत्व 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल था, जो देश में केरल और पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक था। ये भी आपको ध्यान रखना है, तीसरा स्थान पर है। ठीक है, राज्य सरकार ने 12 मासी सड़कों और पुलों के निर्माण और रख रखाव पर 2015 से 22 की अवधि में 76,483 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वर्ष 2022-23 के लिए इस क्षेत्र का बजट 16,530 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है और इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। कहा जाता है वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है। विभाग ने विद्युत वाहनों या सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलकदमी की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग ने 2012-13 से 2022-23 के बीच विभिन्न अधिसंरचनाओं के निर्माण और रख रखाव पर व्यय में 15% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में योजनाओं के तहत व्यय 13 गुना से अधिक बढ़ा और 305 करोड़ रुपया से 4133 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग लिमिटेड ने 2012-13 से 2021-22 के बीच राज्य सरकार को 203.00 करोड़ रुपया का लाभांश देने के साथ साथ मुख्यमंत्री राहत कोष में 185 करोड़ रुपया का दान दिया है और निगमोचित सामाजिक दायित्व पर भी 38.98 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों के जरिए 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि में हर साल औसतन 2.7 करोड़ यात्रियों को ढोया है। ढोए गए यात्रियों की वार्षिक वृद्धि दर 54% से भी अधिक थी, जो 2020-21 के 2.29 करोड़ से 2021-22 में 3.58 करोड़ हो गई है। इस प्रकार इस अवधि में अर्जित राजस्व भी 49.6 करोड़ से बढ़कर के 94.5 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, कहा जाता है कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने गत दशक में 4000 करोड़ रुपए की लागत से 2000 से भी अधिक परियोजनाओं पर काम किया। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में उसने 37.21 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। साथ ही उसने 2013-14 से 2021-22 के बीच निगमोचित सामाजिक दायित्व पर भी 3.2 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग लिमिटेड ने गत दशक 2012-13 से 2021-22 में 3000 करोड़ रुपया से भी अधिक व्यय किए हैं, जिसका 92% कार्य व्यय था और मात्र 8% स्थापना व्यय। निगम ने इस दौरान 108 करोड़ रुपया संचालनात्मक लाभ अर्जित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ई शासन। ई शासन से संबंधित अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI नीलैंड अवार्ड, CSCSIG ई गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतर में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है बिहार में हर परिवार पर औसतन 2 या अधिक चालू मोबाइल कनेक्शन है और लगभग हर परिवार की इंटरनेट तक पहुंच है। वहीं 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित हैं। ये आपको याद रखना है फैक्ट। कहा जाता है कि अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली से पुलिस विभाग को देश भर के पुलिस थानों सेवा प्रदान में सुधार करने में क्या मिल रही है, मदद मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पे तो कहा जाता है कि सितंबर 2022 तक 5.81 लाख प्राथमिकताएं
164.92 लाख स्टेशन डायरी और 78,868 चार्ज शीट और 1.17 लाख गिरफ्तारी ज्ञापन इस पर अपलोड किए गए थे। ठीक है, कहा जाता है आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपदा की जगह के बारे में क्षेत्र के स्रोतों को कंप्यूटर समर्थित डिस्पैच पहुंच जाता है। 24 घंटे आवाज़ सेवाएं देने के लिए पूरे राज्य में 400 वाहन तैनात किए गए हैं और 6900 कर्मी तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए सतर्क रहते हैं। कहा जाता है कि इसके अलावा कॉल प्राप्त करने और तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए नियंत्रण एवं कमांड क्षेत्र, देखिए नियंत्रण एवं कमांड केंद्र में 400 व्यक्ति कार्यरत रहते हैं। अभी तक 1.25 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं, जिनके बाद आपदा के शिकार लोगों को जरूरी सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि समान सेवा निबंधन पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां परिवार के विभिन्न सदस्य राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निबंधित हो सकते हैं। लाभार्थियों के बारे में आम जानकारी को ट्रैक करने के लिए पोर्टल को आंकड़ा आधार तैयार करने के लिहाज से आधार के जरिए प्रमाणन के साथ विकसित किया जा रहा है। इससे परिवार का स्तर, सरकार के लाभों के बारे में जानकारी मिलेगी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया, ये आपको याद रखना है, और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। नागरिकों पर केंद्रित इस परियोजना का लक्ष्य, देखिए लक्ष्य जो है जिला स्तर से निचले स्तर तक के लगभग 13,000 लोक स्वास्थ्य केंद्रों को क्या करना है, शामिल करना है। ठीक है, कहा जाता है कि आधार सक्षमित जन वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में जन वितरण प्रणाली की 50,854 दुकानों में किया जा रहा है। पॉस विक्रय बिंदु मशीनों को दुकानदारों के आधार और मोबाइल विवरणों से युक्त किया गया है। दोस्तों कहा जाता है यहाँ पे कि लाभार्थी राज्य के जन वितरण प्रणाली की किसी भी दुकान में जाकर के बायोमेट्रिक प्रमाणन कर सकते हैं और हर महीने लगभग 1.88 करोड़ यानी 92% लेन देन राशन कार्ड के आंकड़ों का उपयोग करके पोस्ट उपकरणों के जरिए की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना होगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं स्पष्टता जो है तभी आएगा जब स्टेटमेंट बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्ट के माध्यम से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है समझ में नहीं आती है। कहा जाता है कि बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इस ऐप को क्षेत्र स्तर के सरकारी कार्यालयों जैसे कि पुलिस थानों, अंचल कार्यालयों, अनुमंडल कार्यालयों और जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों को भूमिका आधारित पहुंच उपलब्ध कराकर अधिक प्रभावी बनाया गया है। विभागीय स्तर पर प्रगति पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्षेत्र है दोस्तों वो है हमारा ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी सेक्टर। कहा जाता है कि अनुमानित चरम मांग में काफ़ी सुधार हुआ है, जो वर्ष 2017-18 के 4,965 मेगावाट से 4 वर्षों में लगभग 30.4% बढ़ करके 2021-22 में 6,475 मेगावाट हो गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 4,965 से बढ़ करके 2021-22 में कितना हो गया है, तो 6,475 मेगावाट हो गया है। ठीक है, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत, देखिए ये भी आपको याद रखना है, 2017-18 के 280 किलोवाट पर आवर से बढ़ करके कितना हो गया है, 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गया है, जो 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि है। चरम मांग की पूर्ति में इस दौरान 46.1% वृद्धि हुई, जो 2017-18 के 4,535 मेगावाट से 2021-22 में बढ़ करके कितना हो गया है, तो 6,627 मेगावाट हो गया है। यहाँ से जो है ना कि प्रश्न बन सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6,422 मेगावाट थी, जो 2021-22 में 21.2% बढ़ करके 7,785 मेगावाट हो गई है। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5,841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता के लिए योजना बनाई है। राज्य में बिजली की मांग 2021-22 में 6,576 मेगावाट थी, जो 2022-23 में 7.3% बढ़ करके 7,054 मेगावाट हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि वर्ष 2024-25 में राज्य में बिजली की अनुमानित मांग 8,003 मेगावाट हो जाएगी और 4,232 करोड़ यूनिट ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ये एक लक्ष्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है,
कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड दोनों कंपनियां मार्च 2022 में उत्तर लगभग 179.20 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा दे रही थी, जिनकी संख्या 2017-18 में 110.2 लाख थी। इसका अर्थ 4 वर्ष में 62.6% की वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2017-18 के 101.40 लाख से बढ़कर के 2021-22 में 160.49 लाख हो गई, जो 4 वर्ष में 58.3% वृद्धि है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि वितरण कंपनियां बिल और संग्रहण प्रणाली में सुधार लाकर तथा सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन में मीटर लगाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए चतुर्दिक प्रयास कर रही है। इसके चलते सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास 2015-16 के 43.5% से घट करके 2021-22 में 29.4% रह गया है। मार्च 2021 में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 6,422 मेगावाट थी। यह 21% बढ़ करके मार्च 2022 में 7,785 मेगावाट हो गई है। मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1% और नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि दर 130.6% थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये है अध्याय 9 ग्रामीण विकास। ठीक है, हम एक एक करके चीज़ों को कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।